चैप्टर 3 द ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर। जमीन पर हर तरफ अजीब क्रीचर्स के रॉ और बर्ड्स के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वेव्स ऑफ एनर्जी हर तरफ फैल रही थीं, हर एक वेव के अंदर ऐसी शक्ति थी जो पल में जान ले सकती थी। यहाँ तक कि ट्रू गॉड्स भी जंगल में संभल के चल रहे थे, क्योंकि कोई भी टेरिफाइंग क्रिएचर उन्हें मुश्किल में डाल सकता था। वुश, स्पेस में एक रिप्पल झाड़ते हुए स्काई को क्रॉस कर गया। ये रिप्पल लुओ फंग, उसका सर्वेंट मोरोसा और मोयूहू के ग्रुप का था, जो सीधे यांग सिटी की तरफ जा रहे थे। वहाँ एक अटर्नल ट्रू गॉड है। हाँ, वह अटर्नल ट्रू गॉड ही है। दूर से जो क्रीचर्स पहले रॉ कर रहे थे वो सारे डर के मारे पानी में छिप गए, और जो बर्ड्स और बीस्ट स्काई में थे वो भी तुरंत अलग रास्ता ले लिए। स्पेशल फ्लक्चुएशन के बाद सिर्फ साइलेंस बचा था। कोई क्रिएचर आवाज़ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब क्रीचर्स चुप हो गए हैं, एक टीम ऑफ ट्रू गॉड एक्सप्लोरर्स ने कहा जब उन्होंने डिस्टेंस में रिप्पल को फेड होते देखा। उनकी आंखों में एडमरेशन और रेवरेंस थी। सिर्फ एक अटर्नल ट्रू गॉड ही जंगल में इतने बोल्डली ट्रैवल कर सकता है। काश मैं भी इस जन्म में एक अटर्नल ट्रू गॉड बन पाऊं, एक टीम मेंबर ने सोचा। चनमोहे, तेरी हिम्मत तो देखने लायक है। मेरा तो बस इतना सपना है कि यांग सिटी में सेटल हो जाऊं। यांग सिटी? अरे वो तो एक बड़ी सिटी है। वहाँ एक ईरा तक रहना एक केओस क्रिस्टल लगता है। तुम अफोर्ड कर पाओगे? वह ट्रू गॉड्स का ग्रुप थोड़ी देर और बात करता रहा और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू कर दिया। लुओ फंग और उसका ग्रुप बिना किसी रुकावट के हवा में तेजी से उड़ रहे थे। क्या ये अटर्नल ट्रू गॉड का ट्रैवल करने का तरीका है? मोयूहू ने एक्साइटमेंट से कहा। पहले जब मैं सिटी से बाहर जाता था तो हमेशा संभल के चलता था, अपनी प्रेजेंस को छुपा के। लेकिन इस तरह बिना किसी टेंशन के उड़ना वाकई में एक आज़ादी वाली फीलिंग है। लुओ फंग और मोरोसा ओरिजिन कॉन्टिनेंट को गौर से देख रहे थे। पहले उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट सुनी थी, लेकिन अब वो खुद अपनी आंखों से सब देख रहे थे। इतने बड़े बड़े पहाड़ जो बिलियन माइल्स तक स्ट्रेच होते हैं, ऐसे रिवर्स जो खत्म ही नहीं होते, और कई मिस्टीरियस और गहरे लेक्स और अलग अलग तरह के मैजिकल बीस्ट्स। लुओ फंग और मोरोसा दोनों को ये व्यूज़ नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। ये क्रीचर्स काफ़ी सेंसिटिव थे और ज़रा सी डिस्टर्बेंस पर छुप जाते थे। वाकई ये क्रीचर्स काफ़ी कॉशियस हैं, लुओ फंग ने नोटिस किया, लेकिन उसने इन वीकर क्रीचर्स का पीछा नहीं किया। सबसे पहली बात तो हर बीस्ट के अपने यूनिक टैलेंट्स होते हैं जो इन्हें पकड़ना मुश्किल बनाते हैं। और दूसरी बात, ये वीकर क्रीचर्स उसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, इसलिए उसने अपनी एनर्जी उन पर वेस्ट नहीं की। सुप्रीम लॉर्ड, आगे एक बीस्ट का देह है जो अटर्नल ट्रू गॉड लेवल का है, मोयूहू ने दूर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस क्रिएचर का नाम हॉर्न सर्पेंट है, जो ज़मीन के नीचे घुसने में एक्सपर्ट है। यांग सिटी की आर्मीज़ ने कई बार इसे सराउंड करके पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाते हैं। योजक चिन्ह, हॉर्न सर्पेंट। लुओ फंग ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, लेकिन फिर उसने अपना कॉन्सेंट्रेशन वापस अपने डेस्टिनेशन पर फोकस कर लिया। मुझे फिलहाल टाइम नहीं है ऐसे क्रीचर्स के साथ पंगा लेने का। जैसे ही वे यांग सिटी की तरफ बढ़ते गए, लैंडस्केप बदलने लगा। मैसिव स्ट्रक्चर्स और टावरिंग वॉल्स दूर से दिखाई देने लगे, जो सिटी के आउटस्कर्ट्स को चिन्हित कर रहे थे। यांग सिटी आ गया, मोयूहू ने एक्साइटेडली कहा। यांग सिटी एक बड़ी और बहुत ही पुरानी सिटी थी, जहाँ कई पावरफुल बीइंग्स रहते थे। इस सिटी का एक अपना ही इन्फ्लुएंस था ओरिजिन कॉन्टिनेंट में, और कई एटर्नल ट्रू गॉड्स यहाँ आए थे अपने अपने गोल्स अचीव करने के लिए। जैसे ही वे सिटी में प्रवेश करते हैं, मोरोसा ने ग्रैंड स्ट्रक्चर्स और बीइंग्स से निकलने वाली इमेंस पावर को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। ये जगह वाकई में अलग है, मोरोसा ने सॉफ्टली कहा। हॉर्न सर्पेंट। लुओ फंग का इंटरेस्ट जाग गया था। एक एटर्नल ट्रू गॉड लेवल का क्रिएचर बहुत वैल्यूएबल होता है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आकर जब लुओ फंग के पास रिसोर्सेस कम थे और वो अपने रेयर ट्रेजर्स बेचने के लिए रेडी नहीं था, तो उसके लिए नए तरीके ढूंढना ज़रूरी था ताकि वो और रिसोर्सेस इकट्ठा कर सके। अपना ऑरा वॉइड ट्रू गॉड का बनाए रख ताकि हॉर्न सर्पेंट को डराकर भागने का मौका न मिले, लुओ फंग ने टेलीपैथिकली कम्युनिकेट किया। जी मास्टर। मोरोसा, जो एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी था, अपना डिस्गाइज परफेक्टली मेंटेन कर रहा था। जब से वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आया था, उसने अपना वॉइड ट्रू गॉड का ऑरा दिखाया था, बिना किसी कमी के। एक बाउंड्री बीस्ट के रूप में उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर डिस्क्रेशन काफ़ी ज़रूरी थी। उसे बस थोड़ा टाइम और एनर्जी चाहिए थी, और इवेंचुअली वो अपनी पीक पावर पर पहुंच जाता। लेकिन लुओ फंग को अपने लिए काफ़ी ट्रायल्स की ज़रूरत थी ताकि वो खुद भी ग्रो कर सके। लुओ फंग, मोरोसा और मोयूहू अपनी फ्लाइट स्पीड स्लो करके अपने ऑरा फ्लक्चुएशंस को कंप्रेस करते हुए हॉर्न सर्पेंट के लय के पास पहुंचने लगे। बस, दूर के गहरे पहाड़ों में एक बड़ा सा गोल्डन आई उन्हें दूर से देख रहा था। जैसे ही उस आई ने उन पर नज़र डाली, स्पेस का प्रेशर बिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ गया। स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा और आसपास के पत्थर और पेड़ बिना आवाज़ के पाउडर बन गए। लुओ फंग की डिवाइन पावर ने नेचुरली इस टेरिफाइंग प्रेशर को रेजिस्ट किया और उसने अपने कंपेनियंस को भी प्रोटेक्ट किया। एटर्नल ट्रू गॉड, यहाँ क्या कर रहे हो?
वह मैसिव हॉर्न सर्पेंट जो पहाड़ों के गहराइयों में छिपा था, दूर से ही अपने थॉट्स भेज रहा था, वेरी होकर। लुओ फंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा माउंटेन की तरफ और तेज जाने लगा। अगर हिम्मत है तो आके दिखाना। हॉर्न सर्पेंट के थॉट्स फॉलो करते रहे और फिर वो अचानक गायब हो गया। लुओ फंग रुक गया, उसने महसूस किया कि हॉर्न सर्पेंट का ऑरा जमीन के अंदर घुस गया था और अब और भी गहरा होता जा रहा था। अर्थली स्टेल्थ। लुओ फंग ने अपने मन में सोचा, ओरिजिन कॉन्टिनेंट के टाइम, स्पेस और मैटर बहुत स्टेबल होते हैं। मेरे लिए भी ज़मीन में घुसना मुश्किल है। और यह हॉर्न सर्पेंट एक पल में ही गायब हो गया। ज़रूर इसने अर्थ की किसी फंडामेंटल लॉ को मास्टर किया होगा। योजक चिन्ह। मास्टर, हमें उसका पीछा करना चाहिए, मोरोसा ने पूछा। हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे, लुओ फंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह जिंदगी और मौत के सोच को समझ चुका था और मोरोसा डिस्ट्रक्शन के रास्ते में माहिर था। दोनों ही अर्थ एस्केपिंग की कला में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए ज़्यादा सूटेड थे। ये एग्जॉटिक बीस्ट्स वैसे भी कमाल के होते हैं, लुओ फंग अपने मन में सोच रहा था। भले ही इनकी इंटेलिजेंस कम हो, लेकिन ये अपनी ब्लड लाइन्स के थ्रू नेचुरल तरीके से लॉस के सोर्सेस को समझ लेते हैं। टॉप एग्जॉटिक बीस्ट्स तो सिर्फ अपनी ब्लड लाइन की वजह से डिवाइन किंग्स की स्ट्रेंथ तक पहुंच जाते हैं। मास्टर, ये हॉर्न सर्पेंट कितना डरपोक निकला, मोरोसा बोला। बहुत ही डरपोक है, लुओ फंग मुस्कुराया। अपनी प्रेजेंस को दूर से महसूस करके उस हॉर्न सर्पेंट ने तुरंत अर्थ एस्केप इस्तेमाल कर लिया था। ये उनकी गलती नहीं है, लुओ फंग ने कहा। एटर्नल ट्रू गॉड लेवल के एग्जॉटिक बीस्ट्स अपनी ब्लड लाइन के टैलेंट्स की वजह से ये ताकत रखते हैं, जबकि कल्टिवेटर्स कई सीक्रेट टेक्निक्स सीखते हैं, पावरफुल वेपन्स वील्ड करते हैं और लॉज के एसेंस को समझते हैं। इसी लेवल पर एक एटर्नल ट्रू गॉड लेवल एग्जॉटिक बीस्ट अक्सर एक एटर्नल ट्रू गॉड का सामना नहीं कर सकता। इसलिए जो एग्जॉटिक बीस्ट डायरेक्टली एक एटर्नल ट्रू गॉड का सामना करने की हिम्मत करते हैं, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जब वो हिम्मत करते हैं तो वो ऑर्डिनरी एटर्नल ट्रू गॉड लेवल एग्जॉटिक बीस्ट्स नहीं होते, लुओ फंग आगे बोला। इनमें कभी कभी कुछ बहुत ही पावरफुल एग्जॉटिक बीस्ट्स भी निकल आते हैं। इसी लेवल पर जो एग्जॉटिक बीस्ट्स पावरफुल ब्लड लाइन्स वाले होते हैं, उनकी वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। ऐसे एक बीस्ट की कीमत 10 या उससे ज़्यादा ऑर्डिनरी एग्जॉटिक बीस्ट्स के बराबर हो सकती है। लुओ फंग को अभी भी किसी ऐसे एग्जॉटिक बीस्ट से मिलने की तलाश थी। लेकिन एक एटर्नल ट्रू गॉड लेवल एग्जॉटिक बीस्ट का शिकार करना वैसे भी मुश्किल काम है, लुओ फंग ने सिर हिलाते हुए कहा। ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, आगे चलते हैं। एटर्नल ट्रू गॉड लेवल एग्जॉटिक बीस्ट्स जो अपनी ब्लड लाइन टैलेंट्स के हिसाब से सूटेड जगह पर रहते हैं, भागने में खास माहिर होते हैं। चलो चलते हैं। लुओ फंग और उसके साथी अपने सफ़र पर ह्यांग सिटी की तरफ बढ़ते रहे। गहरे पहाड़ी इलाके में दो टीम्स के वॉइड ट्रू गॉड्स शिद्दत से लड़ रहे थे। हमें ये कहने दो, हम टीम बिंगी हैं, ह्यांग सिटी के 9th बैंक्वेट हॉल से। हम सिर्फ यहाँ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने आए थे। कृपया हमें कुछ दया दिखाए, एक रॉक क्रिएचर ने कहा, जो अपने टीम का नेतृत्व कर रहा था। इस टीम में पहले 100 से ज़्यादा मेंबर्स थे, लेकिन अब सिर्फ 3 वॉइड ट्रू गॉड्स बच गए थे, जो अपने आप को बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करना, जो एक रिलेटिवली सेफ काम था, इतना खतरनाक हो सकता है। उनके घेर रहे 10 शैडोज बिना किसी मर्सी के उन्हें घेर रहे थे, एक साथ मिलकर उन्हें तेजी से खत्म करने का प्लान बना रहे थे। यदि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है फिर भी तुम इतनी कठोरता से हमला कर रहे हो, तो अगर हमें मरना है तो हमें साथ ले जाना। चलो लड़ते हैं। बाकी 2 वॉइड ट्रू गॉड्स पागल हो गए। उनमें से एक ने भयानक लहरों के साथ सोना विंग्स खोला। तुम बहुत धीरे हो, एक गहरी आवाज़ गूंज उठी। 9th बैंक्वेट हॉल की टीम बिंगी के 3 मेंबर्स, जो अपनी उलझन में थे, अचानक से सब कुछ बंद कर दिए जब ये गहरी आवाज़ सुनाई दी। उनके शरीर आसानी से विनाश हो गए, उनकी आत्माएं भी, और वो तुरंत मर गए, सिर्फ उनकी चीज़ें वहां रह गईं। लॉर्ड कमांडर, ये हमारी गलती है, 10 ग्रे शैडोज ने सम्मान के साथ कहा। कंटिन्यू करो, इस क्षेत्र में जो भी प्राणी आए उसे मार दो, गहरी आवाज़ ने आदेश दिया। लॉर्ड कमांडर, लेड शैडो ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हमें ह्यांग सिटी जाना है और हमें एक डेडलाइन तक पहुंचना है। आज आखिरी दिन है, अपना काम करो, गहरी आवाज़ ने आदेश दिया। जी, लेड शैडो ने और कुछ नहीं कहा। 10 शैडोज ने खामोशी से बड़े क्षेत्र की रक्षा करनी शुरू की और बिना किसी मर्सी के जो भी क्रिएचर उनके सामने आता, उसे मार देते। योजक चिन्ह। यह विशाल क्षेत्र असल में एक भयानक शक्ति को छिपा रहा था, जो इसके को रीजन को ढक लिया था। कॉर एरिया में एक हरेधार पौधा उग रहा था और इसके ऊपर एक क्रिस्टलाइन ब्लू पर्पल फ्लावर खिला था। इस फ्लावर की खुशबू फैल गई, जिससे आसपास का प्राकृतिक ऊर्जा केओस में आ गया। इस पौधे के पास एक फिगर काले रोब में बैठे उस पर नजर रख रहे थे। मैं नहीं सोचता था कि शिग्युओ छोड़ने के बाद और युगुओ के ह्यांग सिटी में अपना पद संभालने के बाद मैं रास्ते में एक ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर का मैचुरेशन देखूंगा। जब यह अभी इमेच्योर होता है तब यह ऑर्डिनरी लगता है, कुछ खास नहीं होता। लेकिन जब यह खिलता है,
इसका खुशबू आत्मा को प्रभावित करती है और यह बहुत नोटिसेबल हो जाता है। ये फ्लावर लगभग 10 दिन तक खिलता है जब तक ये खुद गिर नहीं जाता और दवाई में इस्तेमाल हो सकता है, काले रोब वाला फिगर आकर्षक आंखों से बोला। कहा जाता है कि ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर सिर्फ उन जगहों पर उगता है जहां डिवाइन किंग्स का खून युद्ध में गिरता है। यह एक सिंगल फ्लावर कम से कम 1,00,000 कॉस्मिक सैंड्स के बराबर है। अब तक की मेरी कल्टिवेशन यात्रा में जितने भी वेपन्स और ट्रेजर्स मैंने इकट्ठा किए हैं उनका टोटल सिर्फ 10 या 20 हज़ार कॉस्मिक सैंड्स है, उसने आग से भरी आंखों के साथ कहा। अगर कोई भी इटर्नल ट्रू गॉड इसे डिस्कवर कर लेता है तो वो ज़रूर इसके लिए मुझे टकराएगा। यदि यह एक्सपोज्ड होता है तो यांग सिटी से आने वाली आर्मी मुझे मारने आएगी। इस फ्लावर के खुद गिरने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। काले रोब वाला फिगर पेशेंटली वेट कर रहा था। उसने इस जगह की कोई भी खबर बाहर नहीं जाने दी, चाहे उसने कितना ही कोशिश की हो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी पासिंग क्रीचर्स इसे नोटिस करें, इसलिए उसने इस एरिया से गुजरते हुए सबको मार दिया। अचानक काले रोब वाला फिगर थोड़ा भावुक हुआ और एक मैसेजिंग टोकन निकाला। क्या हुआ? काले रोब वाला फिगर ने पूछा। ब्लैक डॉमा, तुम अब तक यांग सिटी क्यों नहीं पहुंचे? एक पावरफुल पर्वत जैसा आवाज ट्रांसमिट हुआ। लॉर्ड हु के आदेश के मुताबिक आज का दिन आखिरी है, तुम्हें यांग सिटी पहुंचना पड़ेगा। थोड़ा डिले हुआ, मुझे उम्मीद है प्रेसिडेंट ज़ान्यून समझ पाएंगे। काले रोब वाला फिगर हल्का सा हंसकर बोला, यांग सिटी में ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं होगा जो मुझे तुरंत करना पड़े, है ना? आखिर में यांग सिटी युगुओं का यांग सिटी है और हमारी शिग्युओं की ब्रांच में कभी भी इटर्नल ट्रू गॉड्स की कमी होती है। पर्वत जैसा आवाज नर्म पड़ा, मैं तुम्हारी देर को रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें यांग सिटी जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं 10 दिन में वहां हूं, काले रोब वाला फिगर ने घोषणा की। जल्द ही ट्रांसमिशन बंद हो गया। काले रोब वाला फिगर मुस्कुराया और मैसेजिंग टोकन को रखा। मिलिट्री ऑर्डर्स इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए थोड़ा लूसली बाइंडिंग होते हैं। वो अपने ग्रुप्स के कॉम मेंबर्स हैं और छोटे मुद्दों का पीछा नहीं किया जाता। आजकल इस ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, काले रोब वाला फिगर ने खुद से कहा, पूरी तरह से खिलते हुए खुशबूदार ब्लू पर्पल फ्लावर से मोहित हो गया। लुओफंग, बाउंड्री बीस्ट मोरोसा और मोयूहू के साथ खाली स्पेस में उड़ते हुए यांग सिटी की तरफ जा रहे थे। लुओफंग ने अचानक दूर एक दिशा में देखा। एक दूर के पहाड़ का सिलसिला दिख रहा था और उसमें एक भयानक शक्ति छिपी हुई थी जो हल्का सा नीला और पर्पल रंग का था। शायद यहाँ कोई रेड ट्रेजर हो, लुओफंग ने सोचा। इटर्नल ट्रू गॉड्स के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। उनके डिवाइन बॉडीज़ का साइज अलग था, उनकी डिवाइन पावर की प्योरिटी भी अलग थी और उनकी लॉ के सोर्सेस की मास्टरी भी अलग थी। जो सीक्रेट टेक्निक्स उन्होंने प्रैक्टिस की थी और जो मैजिकल वेपन्स और ट्रेजर्स उनके पास थे, सब ने एक इटर्नल ट्रू गॉड की ताकत पर प्रभाव डाला। परफेक्ट डिवाइन बॉडी होने के नाते, जो कि इन्फिनिट डिवाइन बॉडी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लुओफंग का असली रूप जब भी सामने आता तो वो बहुत बड़ा और विशाल होता। इसलिए उसकी सेंसिंग रेंज एक टिपिकल इटर्नल ट्रू गॉड से काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी सेंसिंग रेंज और सेंसिटिविटी बेहद अद्भुत स्टार तक पहुंच गई थी। उसका कंट्रोल और ऑरस के प्रति सेंसिटिविटी इतनी परफेक्ट थी कि कुछ प्राचीन बीइंग्स को भी लुओफंग की वास्तविकता को देखने के लिए कॉजालिटी और स्पेस टाइम जैसे मेथड्स का सहारा लेना पड़ता था। वहाँ ज़रूर एक इटर्नल ट्रू गॉड छिपा हुआ होगा, उसकी ताकत ट्रेजर के ऑरा को ढक रही है। लुओफंग की आंखें चमक गईं। दुनिया के रेड ट्रेजर्स जो कॉस्मोस के द्वारा पोषित होते हैं, वो किसी के नहीं होते। ये उन्हीं के लिए होते हैं जिनके पास इन्हें हासिल करने की क्षमता होती है। ये सोचकर लुओफंग ने आसानी से मोयूहू को स्टार टावर के अंदर रखा।